नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फेनिटोइन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेके जेड तक सभी दवाइयों की सीरीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं फेनिटोइन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, इस दवा का सबसे बड़ा उपयोग सीजर्स में किया जाता है। देखिए, जब भी शरीर में दौरे आने लग जाते हैं किसी पेशेंट में और बहुत ज़्यादा दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है और दौरे आने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, मतलब ट्रीटमेंट भी हो जाता है इससे और प्रिवेंशन, रुक भी जाती है बीमारी इससे। तो फेनिटोइन जो है वो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में, कि इन दोनों सीजर्स में फेनिटोइन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, उपयोग हमने जान लिया, लेकिन इसकी कैटेगरी कौन सी होती है। देखिए, इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ होती हैं। तो ये एंटी कन्वल्सेंट्स होती हैं जो कि सीजर्स के अगेंस्ट काम करती है। देखिए, हमने इसके उपयोग जान लिए, इसकी कैटेगरी जान ली। अब जानते हैं ये किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है। देखिए, ये दवाई सीजर्स को रोकती है और इसका जो एक्शन होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है और वहाँ पर क्या होती है, नर्व्स होती हैं। नर्व्स में सोडियम चैनल्स होते हैं। अब इन सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी को ये दवाई क्या करती है, ब्लॉक कर देती है और उससे क्या होता है, जब भी सीजर्स आते हैं तो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दवाई क्या करती है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके ब्रेन की एक्टिविटी को उसे बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो सीजर्स होते हैं वो रुक जाते हैं, दौरे जो होते हैं वो रुक जाते हैं। देखिए, हमने उपयोग जान लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लिया कि किस तरीके से ये काम करती है। आइए जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए, डोज जानना बहुत ज़रूरी है। डोज की अगर बात करें ओरली, तो इसकी जो डोज है वो रेंज करती है 200 से 1200 mg पर डे के हिसाब से। इसकी जो डोज है वो रेंज करती है। इसके हिसाब से डॉक्टर जो होता है सिम्टम्स के हिसाब से इसे देता है। और वैसे यदि जनरली बात करें तो 15 से लेके 20 mg पर kg के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। और देखिए, स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी बात करें तो यही डोज रहती है और स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसको इमरजेंसी यूज़ किया जाता है तो 15 से 20 mg पर kg IV इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, डोज जान ली। अब मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर इसकी कौन सी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं ये जानते हैं। देखिए, चूनी टैबलेट्स होती हैं 50 mg की और ओरल सस्पेंशंस भी अवेलेबल होते हैं 125 mg 5 ml के अंदर। और ER कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं 30, 100 और 200 और 300 mg के। इसके अलावा इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 50 mg पर ml के अंदर। देखिए, कौन सी कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब यही जानते हैं। देखिए, यदि पहले एलर्जी हुई है दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि किसी को सांस की बीमारी है या फिर हृदय की बीमारी है, कोई हृदय का रोग है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता है ये दवाई जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दे आपके शरीर के ऊपर। इसके अलावा नियोनेट्स में, जो बच्चे अभी पैदा ही हुए हैं, उनमें इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, अब जानते हैं इस दवाई को ले लिया है किसी पेशेंट ने तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वीकनेस फील हो सकती है, एजिटेशन फील हो सकता है, निस्टैग्मस हो सकता है, सर में दर्द भी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे देखिए ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जो मसल्स में इनकोऑर्डिनेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप जो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और कोई यदि पेशेंट ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग कर रहा है तो इन पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयाँ यदि आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि जैसे एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ होती हैं, CNS डिप्रेशन दवाइयाँ होती हैं, जो नींद की दवाइयाँ होती हैं, ओपियोइड्स दवाइयाँ होती हैं, सिडेटिव्स, हाइप्नोटिक्स, नींद की जो दवाइयाँ जैसा मैंने बताया, तो उन दवाइयों से क्या है कि इसका साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इस दवाई से जो है डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। देखिए, यदि कोई पेशेंट मैंने बताया कि लंबे समय तक इसको ले रहा है तो कुछ चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट,
और सीजर जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। मेंटल स्टेटस, कोई मेंटली कोई चेंज तो नहीं आया है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। ब्लड काउंट जो है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, शरीर में विटामिन की कमी कर सकती है लंबे समय तक यदि कोई ले रहा है, तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही है तो नॉन हार्मोनल मेथड वाला कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उनको डिस्टर्ब करती है। तो ये हो सकता है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड है वो सक्सेसफुल ना हो इस दवाई के साथ में। तो देखिए, ये था फेनिटॉइन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।